हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालेवाल और लिंकिंग लॉज आपके अपने इस चैनल पर आपका स्वागत एंड एनर्जेटिक वेलकम। देखिए, आज अपनी एनर्जी को एंड तक बनाए रखिएगा कि आज आपके बीच में एक ऐसी रियल टाइम स्टोरी, एक सच्ची कहानी लेकर आया हूं जिसे कंफर्म करने वाला और कोई नहीं, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है। कहने को तो हमारे देश के अंदर ईमानदारी, बिना भ्रष्टाचार वाले लोगों की बहुत जरूरत है, लेकिन ये नियम जो है वो शायद पॉलिटिक्स में लागू नहीं होता या शायद ब्यूरोक्रेसी में लागू नहीं होता, लेकिन जुडिशरी के अंदर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लागू है, जो करना बहुत जरूरी है। और इतना अच्छे तरीके से लागू करना है कि अगर कोई ईमानदारी से जुडिशियल एग्जाम की तैयारी करने वाला कैंडिडेट अगर जज बन भी जाए और बाद में पता चले अच्छा इसने एक्स्ट्रा पढ़ाई कर ली और एक्स्ट्रा पढ़ाई की और हमको बताया नहीं, निकालो इसको जॉब से, ऐसी सिचुएशन हो जो ओपन हो जाए, तो भी हम क्या कर देंगे, उस महिला जज को निकाल देंगे। और खासकर यहाँ पे बात, इस वर्ड को मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ कि दलित महिला जज की हिम्मत को हम क्या करेंगे, सैल्यूट करेंगे इस कहानी के अंदर, वो आपको अगले 10 से 15 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। मेरे पास में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। ये निर्णय जो है ये आपके ज्यादा दिन पहले का नहीं है, 22 मई 2025 का हो रखा है। हाल ही में कुछ दिन पहले वो जो 3 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी किया गया है, उसका एक शौक जो है वो तो जुडिशरी एस्पिरेंट को लगा हुआ ही है। तो उसी से जुड़ी हुई एक कहानी और है, जरा इसको अच्छे से समझिएगा, पूरे पूरे फैक्ट को ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। मैं यहाँ पर ये बकायदा पूरा का पूरा स्टोरी आप लोगों को ऑफिशियल जो डिटेल है उसके साथ में मेंशन है जो करने वाला हूं। ये मेरे पास पूरा का पूरा इसका जजमेंट है और इसको ध्यान में रखते हुए आपको बताने वाला हूं। पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इजीली अवेलेबल है, आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से भी इसको क्या कर सकते हैं, रिलेज कर सकते हैं। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं गुड फेथ में इसलिए कर रहे हैं ताकि कहीं कहीं आप लोगों की लीगल अवेयरनेस आगे बढ़े। तो कहानी शुरू होती है 2014 के अंदर। एक लड़की जो कहीं ना कहीं अपने सोसाइटी की या कह सकते हैं अपने समाज की उन संघर्ष भरी जिंदगी से खुद को आगे लेकर आती है, जो एक लड़की होने के नाते उसकी लाइफ को थोड़ा टफ है जो करती है। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स से बिलोंग करने के बावजूद वो अपने एफर्ट के दम पर क्या करती है, गवर्नमेंट टीचर की पोस्ट पे सेलेक्ट होती है। निसंदेह संवैधानिक संरक्षण जो है वो एक तरीके से मिलता आया है और एक उस वे में कहीं न कहीं उसके साथ में उसने अपनी मेहनत को क्या किया, जस्टिफाई है जो किया। ओके, तो वो सेकंड ग्रेड टीचर है जो बन जाती है। उसने बीए किया हुआ था, बीएड है जो अपना कंप्लीट किया, तो वो सेकंड ग्रेड टीचर है जो लग जाती है। कब ये लग जाती हैं, 2014 के अंदर। इस लड़की की पहली गलती ये है कि वो क्या करती है कि अपने बीएड के साथ साथ में एलएलबी ज्वाइन कर लेती है। एलएलबी फर्स्ट ईयर जो है वो साथ साथ में ज्वाइन है जो कर लेती है। यहाँ पे उस लड़की की पहली गलती है। वो गलती क्यों, मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद में जब उसका एलएलबी चल रहा होता है, सीधी सी बात है, शुरुआती फर्स्ट ईयर के अंदर उसका बीएड भी है जो कंप्लीट है जो हो रहा था, तो वो एक वहां पे मामला। फिर क्या हुआ, उसकी एलएलबी कंप्लीट हो गई और 2017 नवंबर में आरजेएस की वैकेंसी आती। आरजेएस, जिनको नहीं पता बताना चाहता हूं, राजस्थान जुडिशियल सर्विस, यानी कि राजस्थान की न्यायिक सेवा के लिए जो परीक्षा कंडक्ट की जाती है वो, और इसको कंडक्ट करने वाला कौन है, राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय। तो 2017 में वैकेंसी आती है और ये लड़की जो है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई कर जाती है। आपको ये जानकर जो है आश्चर्य होगा कि जब इस लड़की का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था तो उससे पहले इसको बहुत ही वो एक टीबी जैसी बीमारी हो गई थी, और ये बाकायदा ऑफिशियली है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। उसको एक टीबी, गले की सूजन वाला एक खतरनाक ऐसा बीमारी हो गया था। उस हालत तो उसको भी साइड में रख के वो लड़की प्रीलिम्स के एग्जाम को उसमें क्वालिफाई करती है ना। कई बार होता है ना कि ज्यादा शरीर खराब है। अब देखो ये संतुष्ट भी हो सकती थी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो इसके पास पहले से था, ये टीचर तो है जो लगी हुई थी, सरकारी टीचर बनी हुई थी, लेकिन इसको संतुष्टि नहीं, इसको सफलता चाहिए थी। क्या चाहिए थी, एक सफलता का एंगल है जो चाहिए था, और वो भी खुद के समुदाय के अंदर खुद को एक मॉडल के रूप में, एक लीड मॉडल के रूप में स्थापित करना, ताकि दूसरे लोग भी प्रेरित है जो हो सके। ठीक, यहां तक ये मामला चलता है। अब आगे देखिए, ठीक था, 2019 में इनका सिलेक्शन है जो हो गया। अब क्या होता है, इनको ज्वाइनिंग दी जाती है 2019 मार्च के अंदर। मार्च 2019, ये मैं आपको ना डेट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस कहानी को समझने के लिए ये जरूरी है। तो मार्च 2019 में इनको ज्वाइनिंग दी जाती है। इनका एक प्रोबेशन पीरियड होता है, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। और सक्सेसफुली कंप्लीट होने के एक दिन पहले जो है, इनको क्या किया जाता है, इनको जो है इनका पोस्टिंग ऑर्डर होल्ड किया जाता है, एपीओ, अवेटेड पोस्टिंग ऑर्डर है जो इनको कर दिया जाता है। और कुछ दिन पहले इनको एक नोटिस भेजा गया, जिसको हम कहते हैं रूल 16 का नोटिस। राजस्थान की सिविल सर्विस रूल्स के तहत एक रूल 16 का नोटिस है जो इनको भेजा जाता है और इनसे मांगा जाता है क्लेरिफिकेशन।
कि भाई आप इन बातों का एक्सप्लेनेशन दीजिए। वो लड़की एक्सप्लेनेशन देती भी है, लेकिन उस एक्सप्लेनेशन के बाद में कुछ ही दिनों बाद में 3 या 4 दिन बाद में उनको सेवा से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। राजस्थान न्यायिक सेवा में नियम होता है कि जब तक प्रोफेशन सक्सेसफुली सारा कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपको इस तरीके से पोस्टिंग नहीं दी जाती, तब तक जो है आप जॉब के अंदर परमानेंट नहीं माने जाते। जब परमानेंट हुए ही नहीं हो तो टर्मिनेट करने की बात है जो यहाँ पर नहीं आती, इसलिए वो डिस्चार्ज करके एक तरह से उनको सेवा से फ्री है जो कर देते हैं। ये कर दिया गया। अब ये क्यों हुआ, क्या हुआ और फिर आगे इस लड़की ने क्या लड़ाई लड़ी जिससे अपनी जॉब को ये वापस हासिल कर पाई, उसके बारे में बातचीत करेंगे डिटेल में। और वो डिटेल होगी इस रिपोर्टेबल जजमेंट में। ये एक ऐसा निर्णय है जिसने भारत के अंदर महिलाओं की एजुकेशन को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कही है कि एक तरफ तो हम क्या कहते हैं, नारी सशक्तिकरण के नाम पे जो है हम उनको आगे लाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और वहीं पर अपने संघर्ष भरे जीवन को आगे लाकर जो एक जज बन के बैठी हैं, और आपने उसको सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि उसने पढ़ाई वढ़ाई कुछ ज़्यादा कर ली थी और कुछ ऐसी गलतियां कर दी जाने अनजाने के अंदर, जो आपको लगता है कि नहीं नहीं, लोअर जुडिशरी का जज जो है वो तो एकदम देवता पुरुष या देवता महिला होनी चाहिए, इसके अंदर ऐसी कमी कैसे है, और आपने उसको क्या कर दिया, आउट कर दिया। अब आइए सुनते हैं पूरी कहानी। आपके सामने स्क्रीन पर ये है रिपोर्टेबल जजमेंट, और इस रिपोर्टेबल जजमेंट को ऑब्जर्व कीजिएगा। देखो जी, मैं बात कर रहा हूं, कैंडिडेट का नाम है पिंकी जी मीना वर्सेस द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान। पिंकी जी इसलिए कहूंगा क्योंकि एक सम्मान अपने आप में इनके प्रति बनेगा जब आप इनकी स्ट्रगल की बात को पूरा सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तब। देखिए जी, तो यहाँ पे पिंकी जी मीना वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट, ये उनका सुप्रीम कोर्ट का जो एसएलपी नंबर यहाँ पे मेंशन है जो किया गया। आप चाहे तो जजमेंट को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो आप लिंकिंग लॉज की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पे लैंडमार्क जजमेंट का ऑप्शन है, और फिर भी नहीं तो लिंकिंग लॉ तनसुख सर, ये टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैं शेयर कर दूंगा। देखिए जी, तो यहां पे क्या हुआ, डीबी बेंच के सामने मैटर है जो आता है राजस्थान हाई कोर्ट का जो डीबी बेंच का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने क्या कर दिया, रिट पिटिशन को डिसमिस कर दिया। जब इनको इस तरीके से सेवा से डिस्चार्ज किया गया ना, तो ये सबसे पहले इन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट की डीबी बेंच को क्या किया, अप्रोच है जो किया कि भाई मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो गया, मुझे है जो जॉब से निकाल दिया गया है। तो डीबी बेंच ने क्या कर दिया, इसको इनके रिट पिटिशन को ही डिसमिस कर दिया, क्योंकि सुनवाई है जो वहां पे नहीं हो पाई। ठीक, तो इससे एग्रीड होके ये महिला कहां पे जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाती हैं। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर है जो कैसे आया। अब फैक्ट ये है, यहां पर सारे पैरा नंबर आपके इसमें 2 और 3 के अंदर सारे फैक्ट है जो मेंशन कर रखे हैं कि अपीलेंट ने बीए कर रखा था, बीएड कर रखा था, ठीक है, साथ ही साथ में एलएलएम भी कर रखा था। एलएलएम करना भी इनको भारी पड़ा है, क्यों भारी पड़ा है वो सुनिएगा। तो बीए कर रखा था, बीएड कर रखा था, साथ साथ में एलएलएम, और वो क्या थी, टीचर ग्रेड सेकंड के रूप में लगी हुई थी। कहां से, 2014 से। ठीक, फिर राजस्थान का वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट आता है 2017 के अंदर, वो उसके लिए फॉर्म फिल करती है, 2019 के अंदर उसका सिलेक्शन हो जाता है, और 6/3/2019 से उसकी जो ट्रेनिंग है, जो उसका जो आरजेएस ट्रेनिंग के रूप में उसका जो कार्यकाल है वो शुरू है जो हो जाता है, और 7/3/2020 तक वो अपना कार्यकाल कंप्लीट है जो करती है। इन बिटवीन एक दिन पहले एपीओ का ऑर्डर आता है, ये कहानी मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए इसको फटाफट मैं समाप्त कर रहा हूं। उससे पहले क्या किया जाता है, एक उनको एक सो कोज नोटिस है जो जारी किया जाता है, ये देख पा रहे हैं आप, राजस्थान सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1958। कई बार कहते हैं ना 16 सीसीए का नोटिस मिल गया, तो ये वो सीसी है, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील जो रूल्स बना हुआ है उसके तहत इनको नोटिस है जो दिया गया, और एक इंक्वायरी बैठती है। और पता है, बड़े ही आप कह सकते हैं इसको शर्म की बात कहिए, कुछ भी कहिए, यहाँ पे जो इंक्वायरी बैठी उसके पीछे 2 लोगों का रोल है। एक दलित बच्ची, एक दलित लड़की जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी, उसी के पैर खींचने का काम जो है कौन करते हैं, उनके भी आपको जो है यहाँ पे डिटेल देखने को मिलेगी। लेट्स सी, कंप्लेंट फाइल करने वाले जो हैं वो कहीं न कहीं जो एसटी संप्रदाय से बिलोंग करने वाले 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। कैसे, आइए जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ओके, हो सकता है उनका कंप्लेंट गुड फेथ के अंदर हो सकता है कि वो जस्ट पीछे जो है इनके बाद उनका नंबर लगने वाला हो, इसलिए उसने कंप्लेंट फाइल की हो। हमें उनको कुछ ना तो बुरा कहना ना भला कहना, वो उनका अपना अलग लुकआउट है। कंप्लेंट फाइल की, बस इस फैक्ट को मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से उनको सेवा से डिस्चार्ज कर दिया गया। शो कोज नोटिस जो दिया गया तो उसमें 5 पॉइंट थे। अब देखो, समझने की कोशिश करना वो 5 पॉइंट कौन कौन से थे। नंबर 1, पहला पॉइंट ये था कि जब आप एलएलबी की पढ़ाई कर रहे थे, एलएलबी फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आप साथ ही साथ में बीएड कर रहे थे, साथ ही साथ में आप क्या कर रहे थे, वहां पे बीएड है जो कर रहे थे। तो ये आपने क्यों किया, कैसे किया, मतलब इस तरीके से पहला पॉइंट उनके सामने ये जो आ गया। तो अब यहां पर आप देख पाओगे ना, तो उन्होंने क्या लिखा, द कंटेंशन ऑफ पिटिशनर दैट शी डिड नॉट ऑब्टेन डिग्री एलएलबी इन बीएड इन द सेम ईयर। अब उस लड़की का ये कहना है कि भाई मैंने एलएलबी और बीएड दोनों साथ में नहीं किया, ठीक है।
एलएलबी की डिग्री कब मानी जाती है? जब आप फाइनल ईयर एग्जामिनेशन है जो पास करते हो। ये उन्होंने वापस रिप्लाई भी फाइल किया। तो पहला सवाल था एलएलबी और बीएड साथ साथ में क्यों कर रहे थे, पहला पॉइंट ये। दूसरा, पिटिशनर जब वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थी तो उसने एलएलएम का फॉर्म भी है जो भर दिया। अब और उसके लिए जो है उन्होंने डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ली। तो आप सरकारी जॉब में रहते एलएलएम क्यों कर रहे हो? मतलब तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? पढ़ाई क्यों कर रहे हो? हमारे देश की विडंबना देखिए कि हमें नोटिस तब मिलता है जब हम पढ़ाई की फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास है जो कर रहे हैं। तो तुम रेगुलर जॉब में रहते रहते जो एलएलएम जो है वो क्यों कर रहे हो? ये बात नोटिस इसलिए नहीं मिलता कि तुमने करप्शन कर दिया होगा, ना ना ना, तुमने पढ़ाई एक्स्ट्रा कर ली यहां पे, उसके लिए उनको नोटिस है जो मिल गया। चलो ठीक है। तो एलएलएम जो और गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए एलएलएम जो है आप क्यों कर रहे थे? ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। यहां पे देखो जी, शायद आपको अगर ये लग रहा हो कि मेरा यहाँ पे इस केस को लेकर एग्रेशन ज़्यादा है, तो ये एग्रेशन शायद इसलिए भी है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले एक निर्णय दिया गया 3 साल की वकालत को मैंडेटरी करने वाला, और उस निर्णय ने क्या कर दिया, जितने भी युवा लॉ एस्पिरेंट थे उनके सपनों की बैंड बजा दी। निर्णय ऐसा भी तो आ सकता था कि जो एलएलबी की डिग्री है उसमें आधा टाइम जो है थ्योरेटिकल पढ़ाई की जाए और आधा टाइम उनको मैंडेटरी कोर्ट प्रैक्टिस है जो कराई जाए, लेकिन नहीं, वो निर्णय नहीं दिया गया। निर्णय दिया गया कि एलएलबी के बाद भी आप 3 साल और वकालत करो, जबकि कोर्ट को भी पता है कि शुरुआती स्टेज में युवा अधिवक्ताओं को कोई भी इतना खास केसेस वगैरह मिलता नहीं है, उनका जो इनिशियल टाइमिंग है वो सर्वाइवल की भी बहुत डिफिकल्टी है जो निकलता है ना। तो उस टाइम पे एक तरफ तो वो कि हमको वो चाहिए ये चाहिए, और दूसरी तरफ ये वाला मामला। अब देखिए, तो यहां पर क्या होता है, पिटिशनर से सारी बात उनको एक बात और कहा गया कि जब आप आरजेएस का एग्जाम दे रहे थे तो जब इंटरव्यू से पहले आपको एक चेकलिस्ट दी गई थी, तो आपने उस चेकलिस्ट में मेंशन क्यों नहीं किया कि आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो? हालांकि पिटिशनर इसका जवाब भी दिया। एक्चुअली क्या था, जिस तारीख को इंटरव्यू था उससे 10 दिन पहले पिटिशनर ने रिजाइन है जो कर दिया था। आगे की एक्सप्लेनेशन का उसका जवाब है जो आएगा। उसने रिजाइन है जो कर दिया था। उसने कहा कि जब मैं रिजाइन कर चुकी थी, जब मैंने वहां पे रिपोर्टिंग बंद कर दिया था, तो फिर मैं क्यों मेंशन करूं कि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूं? इसीलिए ये बात हाथ पर आई। तो उन्होंने इसका भी मांगा कि भाई आपने जो ये फैक्ट छुपाया है, किस बात का, कि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में थे और आपने ये बात नहीं बताई। फिर एक और नो उनसे पॉइंट पूछा गया कि आपने जो है आरजेएस एग्जाम में अपीयर होने के लिए एनओसी क्यों नहीं लिया? जो आपका सरकारी डिपार्टमेंट है उनसे आपने एनओसी है जो नहीं लिया। हालांकि ये हाईकोर्ट का कंसर्न है जो नहीं है, बट फिर भी इन्होंने मेंशन है जो कर दिया। ठीक, हालांकि पिटिशनर ने कहा है कि एनओसी की बात रूल्स में कहीं नहीं लिखी हुई है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर थी लेकिन रूल्स में नहीं लिखी हुई। ये फोर्थ है जो पॉइंट। और उसके बाद में क्या आता है, पिटिशनर का जब सिलेक्शन हुआ तो उसने हाई कोर्ट से और साथ ही साथ एजुकेशनल डिपार्टमेंट से इस तरह की बात को छुपाया, ऐसा भी इनको एक पॉइंट है जो कहा गया। अब हुआ क्या, क्या मैटर था, मैं आपको बताता हूँ। इसी जजमेंट के अंदर एक पैराग्राफ मैं आपको यहाँ पे सीधा लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे सारी बातों का आपको क्या मिलेगा, जिक्र है जो देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है यहाँ पे यस, पैरा नंबर 16, यस देखिए। अब इस केस में ये है इसी जजमेंट का पैरा नंबर 16। इस पैरा नंबर 16 के अंदर जो है एक चीज आपको देखने को मिलेगी, और वो ये है कि इस महिला जज के खिलाफ में शिकायत है जो की गई थी। किसने शिकायत की वो भी देख लीजिए। यस, ये पैरा नंबर 16 है। किसी अभिषेक वर्मा नाम के शख्स ने एक कंप्लेन है जो फाइल की अगेंस्ट द अपीलेंट बिफोर राजस्थान हाई कोर्ट, एंड दिस वाज द ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर द एंटायर एक्शन अगेंस्ट द अपीलेंट है। और ये क्या था, ट्रिगरिंग फैक्टर है, ये बकायदा लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक, पब्लिक डॉक्यूमेंट रीड आउट कर रहा हूं मैं आपके सामने। तो अभिषेक वर्मा ने शिकायत यहां पर की, शायद हो सकता है हाईकोर्ट ने इसको लाइट लिया, शिकायत पे ज्यादा कुछ कार्रवाई नहीं हुई हो। बट उसके बाद में एक और शख्स जिसका नाम है निवास मीणा जी, एक है अभिषेक वर्मा और एक है निवास जी मीणा। अगर मैं गलत हूं तो शायद माफी चाहता हूं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी के अंदर जो है शायद इनको एड ऑन किया जाता है, या जो नहीं भी है जैसा भी है। तो यहां पर इस तरीके से जो इस बात को उन्होंने शिकायत जो कंप्लेंट की 22/3/2019 को, 22/3/2019 जैसे ही उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया उसके लगभग आई थिंक कुछ दिनों बाद में, अगेंस्ट द अपीलेंट बिफोर द हाई कोर्ट। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर जो है रजिस्ट्रार विजिलेंस ने इस तरीके से उनको शो कोज नोटिस है जो जारी किया। और बड़े दुखद की बात यह भी रही कि जो इंक्वायरी की गई उसमें इनको पार्टिसिपेट नहीं करवाया। हमारे संविधान का जो आर्टिकल है वो भी क्या कहता है कि इंक्वायरी प्रॉपर होनी चाहिए और इंक्वायरी में सामने वाले को अपॉर्चुनिटी और बीइंग हर्ड का मौका है जो दिया जाना चाहिए। इस तरीके से मामला हुआ। कुछ पर्सनल हियरिंग के लिए टाइम जरूर दिया गया इनको, लेकिन प्रॉपर वे में के अंदर उनको इंक्वायरी का पार्टिसिपेंट है जो नहीं बनाया गया और डिसीजन है जो दे दिया गया। अब ये तो थी कहानी। अब सुनो क्लाइमेक्स का पार्ट जो यहां से शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन बोली, वो मैं लाइन आपको जरूर सुनाऊंगा। इनकी गलती क्या थी, इनकी गलती तीन थी।
पहली गलती, इन्होंने बीएड के साथ एलएलबी करने का प्रयास किया, जो कि भारत के अंदर बहुत ही बड़ा अपराध है। दूसरी इनकी गलती, इन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए कानूनी फील्ड के अंदर मास्टर डिग्री प्राप्त करने का प्रयास किया, यानी कि एलएलएम करने का प्रयास किया। ये इनकी दूसरी गलती। तीसरी इनकी गलती कि रेजिग्नेशन देने के बाद जो इंटरव्यू की चेकलिस्ट भरी जा रही थी ना, तो उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया कि भाई वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, क्योंकि वो तो रेजिग्नेशन दे के आई थी, उसके माइंडसेट में ये था कि भाई मैंने सरकारी सेवा को छोड़ दिया। ठीक, ये तीन इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हैं जो की है। मतलब आप लोग है ना, अलग वही वो हीरा व्यापारी जो भाग गया, नीरव मोदी है, वो छोटे छोटे मामलों के अंदर हम लोग दिमाग लगाते हैं, या फिर और भी कई सारे बड़े बड़े स्कैम हो जाते हैं, चारा घोटाला हो गया, ये छोटे छोटे मामले हैं। एक तरीके से जैसे मान लो को पुलिस वाले जो है वो माफिया को पकड़ने गए थे, माफिया वालों ने पुलिस वालों के ऊपर ट्रक चला दी, सब छोटे छोटे मैटर है। ये बड़े अपराध होते हैं। कौन से बड़े अपराध होते हैं कि आपने एलएलबी की डिग्री बीएड के साथ में कर ली, सरकारी सेवा के साथ में आपने एलएलएम की पढ़ाई कैसे कर ली, या फिर जो इंटरव्यू की चेकलिस्ट थी उसके अंदर आपने ये मेंशन नहीं किया। इतना गंभीर अपराध जो है इन पिंकी जी मीणा ने यहां पे कर दिया था। और अब सुनना सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसी जजमेंट के अंदर। ये आप जजमेंट जरूर पढ़ना, ऑनेस्टली बता रहा हूं, एक रिपोर्टेबल जजमेंट अपने आप में। और वाकई में ऐसी कभी सिचुएशन में फंस जाओ ना, तो यहां पर ये जजमेंट बहुत ही काम है जो कर सकता है आपको बचाने के लिए। पैरा नंबर 23 जजमेंट की आखिरी दो लाइनें मैं यहां पर आपको रीड आउट करके बता रहा हूं, और अब अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं। देखो जी, ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दो लाइनों का जिक्र किया, और लाइनें क्या थी? इन द कंसिडर्ड ओपिनियन ऑफ दिस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कंसिडर्ड ओपिनियन में अपीलेंट हैज बीन अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट फॉर अ माइनर इरेगुलरिटी। मतलब जो अपीलेंट है उन्होंने एक छोटी सी गलती की, और छोटी सी गलती के बदले में इनको मृत्युदंड दे दिया गया, ऐसा मानना है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। और वाकई में यही हुआ। मतलब आपने बीएड के साथ में एलएलबी का फॉर्म फिल कर दिया, गवर्नमेंट सर्विस के साथ में आपने एलएलएम कर दिया, आपने इंटरव्यू के चेकलिस्ट फॉर्म के अंदर अपनी गवर्नमेंट सर्विस का जिक्र नहीं कर पाया क्योंकि आप कुछ और प्रिजम्पशन थे, इसके लिए आपने उसको सेवा से निकाल दिया। जबकि उस लड़की ने क्या किया? अपना प्रोबेशन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट है जो किया था। यहां पर ये पॉइंट हमारे सामने जो आता है। ठीक है, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कही। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को रिपोर्टेबल बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि इसके पैरा नंबर 26, 27 वगैरह आप पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको कई बातें देखने को मिलेगी। इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन भी हुआ है। देखो 2019-20 के तहत इनको निकाला गया, आज 2025 है। 5 साल तक जो है, 5 साल तक ये बालिका जो है, ये मैडम, जज मैडम जो है, वो एक तरीके से बिना जॉब के रहे, संघर्ष करते रहे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और तब कहीं जाके उनको 2 दिन पहले जो क्या मिला है? जस्टिस है जो मिला है ना। तो ये बात सामने आई। और सुप्रीम कोर्ट के पैरा 28 के अंदर और भी कई सारे मामले हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। आप इसको डिटेल में चाहें तो पैरा 28 वगैरह जो भी इसका पीडीएफ है जरूर पढ़ सकते हैं। तो उसमें उन्होंने यहाँ पे क्या बात मेंशन की? उसमें उन्होंने यहाँ पे लिखा, पैरा नंबर 28, टू होलिस्टिकली अंडरस्टैंड विमेन्स इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द जुडिशरी, मतलब महिलाओं का न्यायिक सेवा के अंदर प्रभावी रूप से पार्टिसिपेशन हो, इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट 3 मेन फिनोमिना। तो हमें 3 चीजों को जरूर देखना चाहिए। अच्छा देखो, इसमें ना इन महिला जज के वकील साहब ने कोर्ट के सामने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि महिला ने अपने किसी क्रिमिनल एंटीसीडेंट को नहीं छुपाया, इनके खिलाफ कोई पुरानी एफआईआर हो रही हो, कोई प्रोसीडिंग हो रही हो, ऐसा वैसा इन्होंने नहीं छुपाया। सिर्फ बात क्या हो रही है? ओमिशन हो गई अनइंटेंशनली, किसकी? अपनी डिग्रीज को लेकर, अपनी योग्यता को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर। क्वालिफिकेशन में कौन सी? जो उन्होंने ऑब्टेन कर रखी है। तो उन्होंने कहा 3 बात है। सुप्रीम कोर्ट कहता है, पहला कहता है कि लीगल प्रोफेशन में महिला एंट्री कैसे कर रही है, द रिटेंशन ऑफ वुमेन एंड ग्रोथ ऑफ देयर नंबर, और साथ ही साथ में एडवांसमेंट ऑफ वुमेन इन नंबर। अब देखो, इस तरीके से अगर कोई एफर्ट मतलब करे, इन्होंने अपने आसपास के लोगों से कितने जो है एक तरीके से ताने सुने होंगे कि अच्छा, अब इन्होंने मेरिट बेस पर, देखो एग्जाम इन्होंने अपने मेरिट पे निकाला होगा, लेकिन इनके ऊपर ब्लेम क्या लगा इस चीज को लेकर? आसपास लोग अच्छा फर्जी तरीके से गई होगी, क्योंकि कुछ लोगों को आता जाता नहीं ना, तो कुछ बस वो टाइम पास करने के लिए कमेंट करना आता है। तो किस मेंटल ट्रॉमा से ये गुजरे होंगे पिछले 4 से 5 साल के अंदर। बट अंत भला तो सब भला, ये वाली बात यहाँ पे लागू होती है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ judge madam belonging to scheduled tribe category who fought for their justice in the last 5 years, and finally justice has been delivered by the Supreme Court.
तो ये बात यहाँ पर सामने आती है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको आप चाहें तो जजमेंट के अंदर पढ़ेंगे, और इनको पूरा बेनिफिट दिया गया। इनको कहा गया कि इनको जितनी भी कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट है, सीनियोरिटी है, वो सब कुछ दिया जाए। हालांकि पे नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाकी सब कुछ जो है इनको किया जाए, इनको रेगुलराइज किया जाए और इनको एक बाकायदा कन्फर्म एम्प्लॉय है जो माना जाए। ये इनके फेवर की बात है जो हुई। तो ये थी कहानी एक महिला जज की। मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी अपने आप में इंस्पिरेशनल पार्ट रोल प्ले का उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो इसको अभी इस वक्त सुन रहे हैं। आपको पता है जुडिशरी गाइडेंस की मैं क्लासेस स्टूडेंट के लिए लिया करता हूँ लिंकिंग ऐप पर, और वहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट जरूर रहता है कि सिर्फ पढ़ाई के एंगल से नहीं, इस तरह के जजमेंट के डिस्कशन के माध्यम से भी उन स्टूडेंट्स को क्या किया जाए, प्रैक्टिकली गाइड है जो किया जाए, ताकि वो परीक्षा के अंदर और परीक्षा के बाहर दोनों माहौल में क्या कर सकें, डील है जो कर सकें। और लिंकिंग ऐप पर इसी संबंध में एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम भी चलता है। आप में से जो भी युवा कैंडिडेट्स जुडिशरी गाइडेंस या एडवोकेसी गाइडेंस के माध्यम से लिंकिंग ऐप से कनेक्ट होना चाहता है, वो मेरी टीम से बात कर सकता है। 9887746465 ये कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ का, या फिर आप जो है linkinglaws.com की वेबसाइट पे जाके भी इसको डील है जो कर सकते हैं। ये कहानी आपके दिल को किस हद तक छू जाती है, ये आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। बस एक रिक्वेस्ट है, जिन जिन कैरेक्टर्स का इस कहानी में जिक्र हुआ है उनकी गरिमा को हमें किसी भी वे में तौहीन करना नहीं है। वो हमारे रेस्पेक्टफुल होंगे, कुछ गलतियां किसी भी से भी हो गई हो, लेकिन फाइनली जस्टिस डिलीवर्ड हुआ। थैंक यू सो मच।